चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे आपके सामने टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने क्योंकि पहले भी पढ़ा है। हम लोग हर कोई पर्सन सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। इसके प्रीवियस अगर बैकग्राउंड पर जाते हैं तो आपको भी पता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट होता है आपकी कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फॉर्म में भी बोलते हैं। कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको भी पता है कि हर ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है या तो नॉन इकोनॉमिक करता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है, जिसके रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, या जिसका मोटिव मॉनिटरी होता है, जिसका मोटिव मॉनिटरी होता है। सपोज कोई फ्रूट्स बेचता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। टीचर कोई स्कूल में पढ़ाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। उसके बाद कोई शेफ अगर होटल में फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिसका मोटिव मॉनिटरी होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन ऐसी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम मॉनिटरी मोटिव से नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मोटिव से करते हैं, जिसमें हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। मतलब इसका जो मेन होगा दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि मन की शांति के लिए जो काम किया जाए। सपोज आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने देखा कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, जैसे देखने में प्रॉब्लम है, आपने उसका हाथ पकड़ के क्रॉस करा दिया। क्या इसको प्रॉफिट मिलेगा? आपको इस रिटर्न में नहीं मिलेगा। वो आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो आज हमारा पर्पस है, हम लोग जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसके वैसे प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पर्सन बिजनेस करता है, या तो वो बिजनेस करता है और उसका रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, या वो कोई प्रोफेशन में होता है, या तो कोई प्रोफेशन को वो अडॉप्ट कर लेता है। प्रोफेशन को अडॉप्ट मतलब इधर वो सीए बन जाएगा, सीएस हो जाएगा, लॉयर कर लेगा, या वो किसी के अंडर वर्क करता है। दैट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो आज जो हमारा मेजरली एजेंडा है वो आपको पढ़ाना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कितने टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेसिकली अगर हम आगे बात करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहीं पर इसको आपकी ब्रीफिंग दे दूंगा। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब पर्सन अकेला काम करता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। जब एक सिंगल पर्सन कहीं ना कहीं काम करता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जैसे आप जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे आप ये सुन के करेंगे या समझ के पढ़ेंगे, एक किराने की दुकान वाला है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जब आप किराने की दुकान को सामने रखकर करेंगे, या कोई ग्रोसरी स्टोर है उसको सामने रखेंगे, तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत आसानी से होगा। क्लियर? सेकंड जो हमारा होता है वो होता है पार्टनरशिप। आपको भी पता है आगे बढ़ने के लिए आप सिंगल हैंडेड आगे नहीं बढ़ सकते, आपको लोगों की हैंड्स की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जब आप सिंगल हैंडेड काम करते हैं तो उससे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जब आपको लगता है नहीं मैं सिंगल हैंडेड काम नहीं कर सकता, आप आपके साथ एक और को रख लेते हैं। मिनिमम वहाँ पे 2 है, मैक्सिमम तो 50 और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से 100 भी है, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो आप वर्ड कॉमनली सुनते ही हैं कि ये दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पार्टनर, 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 ऐसी शिप जिसके अंदर पार्टनर है। पार्टनर मतलब इक्वल हिस्सेदार हैं या इक्वल उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो पूरी की पूरी फैमिली चलाती है, लेकिन उसके लिए आपका हिंदू होना बहुत जरूरी है, और कोई और अगर रिलीजन का है तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता। उसके लिए फिर अलग अलग एक्ट में आपको जाना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम एक्ट में जाना पड़ेगा, अलग अलग एक्ट है। यहाँ पर हम हिंदू हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? फोर्थ पर आता है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता, ये लोगों के भले के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बनाई कि हम लोगों की मदद करेंगे, उनको खाना पहुंचाएंगे, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव मतलब जो लोगों के सहयोग से चलती है। क्लियर? इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आपको भी पता है बिना प्रॉफिट के कोई भी काम, चाहे वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही, बिना प्रॉफिट के कोई काम करता नहीं है, या बिना प्रॉफिट के किसी का काम चलता नहीं है। क्लियर? इसके बाद लास्ट आते हैं जो अपने आप में मैं कहता हूं एक चैप्टर है जो इसमें वैसे इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में एक चैप्टर है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसको हम कंपनी फॉर्म में अलग से और पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैं आता हूं आपके फर्स्ट वाले पर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली, सोल।
जिसे बोलते हैं सोलो डांस भी होता है। सोलो डांस मतलब सिंगल का डांस, क्लियर। तो सोल मतलब वन और प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। तो जहाँ पे एक ओनर होता है, मैंने क्या बोला था इसके लिए आपको क्या समझना है, एक ग्रोसरी स्टोर वाला जो हमारी कॉलोनी और आसपास में आपको किराने की दुकान वाले बहुत मिलेंगे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, क्लियर। तो वहां पर हेंस अ सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, मालिक वही रहेगा। हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं उसके सर्वेंट 10 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जहाँ पे वो ओनर एक है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ओनर एक होना चाहिए, सर्वेंट, एम्प्लॉई और आपके साथ में मदद करने वाले वर्कर्स वो बहुत सारे हों, वो भी चलेगा, क्लियर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल। मैं इसको तरीका बताता हूं, ओसीएम, ओसीएम, द बिजनेस, ओ स्टैंड फॉर ओन्ड, सी स्टैंड फॉर कंट्रोल, एम स्टैंड फॉर मैनेज, ओसीएम। ये वर्ड आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जितनी भी ये मैंने बताया, ये जितनी भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ये देखी, ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप की हैं, ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ओन्ड है। प्राइवेट ओन्ड, प्राइवेट मतलब इनको ओन करने वाले हमारे और आपके जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, क्लियर। तो जहां पे एक जना पूरा का पूरा काम देखेगा उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, क्लियर। आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स पहले यही डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बनाता भी वही है, बिगाड़ता भी वही है। आप अकेला मैं ओनर हूं, मान लीजिए मैं एक ओनर हूं ग्रोसरी स्टोर का, मैं बनाऊंगा भी मैं ही, फॉर्मेशन भी मैं ही करूंगा और क्लोजर भी मैं ही करूंगा, क्लियर। बनाऊंगा भी मैं ही, फॉर्मेट भी मैं करूंगा, क्लोज भी मैं करूंगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। आपका क्या ऑब्लिगेशन रहेगा, यहां पे जो आपकी लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, इसे यहीं पे समझ लीजिए। सो इट वुड बी मोर बेटर इन द नेक्स्ट, आपके जितने भी आप पढ़ेंगे वो उसमें बहुत क्लियर हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर आपकी बिजनेस असेट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है अगर आपकी बिजनेस असेट सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके बिजनेस असेट सफिशिएंट नहीं है कोई भी ड्यू को क्लियर करने के लिए, कोई भी ड्यू को क्लियर करने के लिए नहीं है, तो यहां पर आपकी पर्सनल असेट भी क्लेम हो जाएंगे, यहां पर आपकी पर्सनल असेट भी क्लेम हो जाएंगी। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में। यहां पे मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था एक बैंक से। वो 10 लाख का लोन किसी रीजन से मैं चुका नहीं पाया। उन्होंने मेरे दुकान पर आए या मेरे स्टोर पर आए, उन्होंने सारी मेरी असेट कैलकुलेट करी, मेरी असेट 8 लाख रुपए की बन रही थी। अब रिमेनिंग 2 लाख बचता है, 10 लाख का मैंने लोन लिया है, 8 लाख की मेरी असेट है। बेटा ये 2 लाख के लिए, ये 2 लाख के लिए वो मेरी पर्सनल असेट क्लेम करेंगे। पर्सनल असेट का मतलब है घर, गाड़ी, बंगला, वॉच, फोन, लैपटॉप, सारी चीजें, इवन होम थिएटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपने अगर शिवाजी द बॉस देखी है तो जब उसका सब कुछ लूट जाता है और वो पैदल जाता रहता है तो उसको इनकम टैक्स ऑफिसर टोकता है और बोलता है रुकिए सर, आपकी रोलेक्स वॉच भी हमारे लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड है। देखा होगा ये सीन, वो रोलेक्स वॉच उतारता है और उनको दे देता है। कहने का मतलब आपकी पर्सनल असेट भी क्लेम हो सकती है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां तक हमारा डेट आपका सेट ऑफ नहीं होगा तब तक हम आपकी एसेट को क्लेम करेंगे। ऐसा नहीं कि बिजनेस ने लोन लिया है तो बिजनेस ही उसको चुकतू करेगा, बिजनेस ने नहीं करा तो हम आपके घर भी आ सकते हैं। ये किस किस में होता है, किस किस में नहीं, ये आगे देखेंगे, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में होता है क्योंकि करता धरता तो वही है, करने वाला वही है। जब वो नहीं कर पाया तो फिर उसका सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्लियर हुआ। आगे बढ़ा जाता है, सोल रिस्क बियरर, अकेला रिस्क बियर करता है, एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, प्रॉफिट का हिस्सेदार भी वही होता है। रिस्क भी मैं बेयर करूंगा तो प्रॉफिट का हिस्सेदार भी मैं करूं। ऐसा नहीं कि रिस्क मैं बेयर कर रहा हूं, प्रॉफिट कोई और लेके जा, करने वाला ही मैं ही हूं। मैं इसके लिए एक ही आपको एक ही नाम देता हूं यहाँ पे, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझना है तो एक ही समझ लीजिए, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी ये फीचर्स में भी आता है। वन मैन आर्मी मतलब करने वाला एक ही है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, नो सेपरेट एंटिटी। ये सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है, जो ओनर पर्सन है और उसका बिजनेस है, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। वो है तो बिजनेस है, वो नहीं है तो बिजनेस नहीं है, क्लियर हुआ। इसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, वैसे ये पॉइंट मुझे थोड़ा रेलिवेंट नहीं लगता। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब रहता है कि वो गया तो उसके बाद कंटिन्यूटी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। या तो आपका कोई ना कोई लीगल हेयर होगा, या तो आपका कोई ना कोई सन होगा, या तो आपके कोई ना कोई होगा, और नहीं होता है तो फिर क्लोज कर रहे हैं। जैसे पास्ट मैं समझता हूं 9 अक्टूबर रतन टाटा की जी की डेथ हो गई,
वो तो खैर कंपनी फॉर्म है उनका, उनका तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, लेकिन उनके ब्रदर जो हैं, जिनको उन्होंने हाफ ब्रदर का न्यूज में, स्टेप ब्रदर नहीं कहा, हाफ ब्रदर, उनके फादर ने एक सेकंड मैरिज करी थी, तो उनके ब्रदर ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसका मेजर उनका शेयर टाटा में है, मैं नेम उनका मिस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी की लैक यहाँ पर होती नहीं है, कोई ना कोई उसका लीगल है, सन उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल, जब अकेला है तो कंट्रोल भी उसका रहेगा, पूरा फुल कंट्रोल उस पर रहेगा। मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम लोग इसके देखेंगे, मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। फॉर्मेशन, क्लोजर, लाइबिलिटी, जैसे मैंने लाइबिलिटी बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसके बाद बताया सोल रिस्क बेयरर, अकेला ही वो रिस्क बेयर करता है, और सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आगे हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं इसके मेरिट्स पर आता हूँ, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, आप इसको देख लीजिए। इसके मेरिट क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, जब वो अकेला है तो डिसीजन भी वही लेगा, उसे किसी से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। पार्टनरशिप होती तो जरूर उसको पार्टनर को फोन करना होता, सपोज एक पार्टनर इंदौर में और एक पार्टनर मुंबई में, तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है पार्टनरशिप में तो पार्टनर को फोन करके पूछेगा, लेकिन यहाँ वो अकेला है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्विक डिसीजन मेकिंग, जो बहुत अच्छी चीज होती है। क्विक डिसीजन मतलब अभी आई चीज और अभी मैंने डिसीजन लिया और फाइनल कर दिया। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट्स रहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जितनी भी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल और मेन सीक्रेसी रहेगी वो सारा अकेला ही रिस्क को क्या करेगा? सीक्रेट रखेगा, उसको क्या करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। क्लियर? थर्ड पर हम आते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, मैं आपको बहुत ईजी बताता हूं। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन efforts and rewards, there's a direct relation between efforts and reward, डायरेक्ट रिलेशन है एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में, जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक अकेला पर्सन है, वो सुबह से लेकर रात तक और पूरी रात भी दुकान खोल के बैठा रहता है, तो उसको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन कोई कम समय 3 ही घंटे के लिए आता है तो उसको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट है कि जितना ज्यादा आप एफर्ट देंगे, मोर द एफर्ट और मोर द रिवॉर्ड, जितना ज्यादा आप मेहनत, जैसे स्टूडेंट का भी यही रूल होता है, जितना ज्यादा वो एफर्ट देगा उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलते जाते हैं, रिवॉर्ड मतलब उसके मार्क्स और ग्रेड बढ़ते जाते हैं। क्लियर? इसके बाद फोर्थ, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बहुत से लोगों को हम अब जब इंटरव्यू करते हैं आज, तो वो कभी भी किसी से पूछा जाता है, जैसे अभी मैं लास्ट संडे एक स्टडी अब्रॉड करके उसमें एक सेशंस में गया था, जो अब्रॉड की स्टडी के लिए, वहाँ पे एक बच्ची से पूछा क्या कर रहे हैं अब्रॉड जाके, बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी कॉर्पोरेट में जाना है, उसने कहा अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। कहने का मतलब लोग आज के इसमें चाहते हैं कि हम किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते, हम छोटा काम करेंगे लेकिन अपना काम करें। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अपना काम करके एक अकम्प्लिशमेंट लगता है, एक तृप्ति मिलती है, एक पूर्ति मिलती है, सो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। फिफ्थ जो है वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं जो आपके डीमेरिट्स हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं। अब देखिए हम बुराइयाँ क्या है इस अकेले पर्सन के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक अकेला पर्सन कितना पैसा लगा सकता है? ऐसा तो नहीं अनगिनत लगा सकता है, एक लिमिटेड ही लगा सकता है। तो सबसे पहला लिमिटेड, और आपको बता दें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों लिमिटेड 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 है, सिर्फ एक यही अनलिमिटेड है, जो ऑलरेडी बता चुका हूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपने कुछ भी किया और गलती हो गई तो आपकी पर्सनल एसेट भी क्लेम हो जाएंगे, आपकी पर्सनल एसेट भी क्लेम हो जाएगी। तो पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। इसके बाद सेकंड आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जब तक वो है तब तक बिजनेस है, उसके जाने के बाद एक्चुअली ये पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी से, जब तक वो है तब तक बिजनेस है, वो गया तो बिजनेस भी गया। क्लियर? थर्ड आते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट भी उसकी क्लेम हो जाएगी। और चौथा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक पर्सन बहुत कुछ मैनेज नहीं कर सकता, बहुत कुछ नहीं कर सकता, कई हद तक कर सकता है, उसके पास भी 24 घंटे, लेकिन वहीं अगर उसकी टीम अच्छी है तो वो कर सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, उसकी एबिलिटी ज्यादा नहीं होती, वो बहुत कुछ ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि एक पर्सन सारा मैनेजमेंट करता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और उसको काम करने से बहुत अकम्प्लिशमेंट मिलता है। चलिए, तो सबसे इसके पहले हम लोगों ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोग आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर जब हम आते हैं, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं वर्ड को, इसका नाम क्या है पूरा?
द जॉइंट हिंदू, या इसको शॉर्ट में आप HUF कह दीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको आप ऐसे कह दीजिए। सबसे पहला दोनों वर्ड पे बात करते हैं। जॉइंट का मतलब होता है सबके सहमति या सबके, मैं कहता हूं एक्यूमुलेशन से ये चीजें बनेगी, ठीक है, जॉइंट होगा। सेकंड, आपका हिंदू होना बहुत जरूरी है। ये कहां पर लिखा गया है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत आपको क्या होना चाहिए? हिंदू को अप्लाई, मतलब आपके पास जितने भी आपके नॉर्म्स हैं उसके तहत आप हिंदू के लिए एलिजिबल होना चाहिए, हिंदू बनने के लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली, इसके लिए फैमिली होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं हिंदू भी हूं लेकिन मेरे पास फैमिली नहीं है, फैमिली के लिए आगे आगे डेफिनेशन है, तो फैमिली भी होना चाहिए और फैमिली मिला के क्या करे? पूरा बिजनेस करे। तो यहाँ पर जो बिजनेस करेगा वो पूरी की पूरी एक हिंदू फैमिली करेगी। हिंदू फैमिली यहाँ पे आपको और डिटेल में बताएंगे। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, ये सबसे पुराना, और आज मैं समझता हूँ ये मात्र 5% रह गया है। या तो कोई कंपनी फॉर्म में खोल देता है या तो पार्टनरशिप में या सोल प्रॉपर्टी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई ज्यादा खोलता नहीं है, बट जो पुराने से चल रहे हैं, जिनके परदादा दादा से कोई बिजनेस चल रहा है, वो यही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सराफा बाजार है, जो किसी के परदादा ने खोला, फिर दादाजी ने, फिर पिताजी ने, फिर अब उसका बेटा, वो सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत क्या है? रजिस्टर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर है जिसको हम लोग शॉर्ट में HUF भी कहते हैं, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ इक्वल में यहाँ पे क्या होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ पर जो वर्ड आएगा, हिंदू लॉ को हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वहां पे हिंदू लॉ के लिए आएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होना चाहिए। क्लियर? इसके आगे बात करते हैं द मेंबरशिप। यहाँ पे मेंबरशिप का जो बेसिस है वो बाय बर्थ है। मतलब आप अगर उस फैमिली में बॉर्न हो गए जो HUF का काम कर रही है, आपको मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है। मतलब एक दिन का बच्चा भी मेंबर होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है मेंबरशिप बाय बर्थ करके। क्लियर? पर्टिकुलर फैमिली, और यहाँ पर 3 सक्सेसिव जनरेशंस होना चाहिए। 3 सक्सेसिव जनरेशंस, मतलब दादाजी, पिताजी और उसका बेटा, ये 3 सक्सेसिव जनरेशंस हैं। क्लियर? इसके बाद द बिजनेस इज कंट्रोल, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, स्पेसिफिकली बोलता हूं, तो उसको कहते हैं कर्ता। हम हिंदी में भी जनरली कहते हैं कर्ता धर्ता, यही है। क्लियर? तो कर्ता जो करेगा वही कर्ता कौन होगा? एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। दादाजी हैं तो दादाजी, दादाजी अगर चले गए, आगे के लिए पहले ही बता देता हूं, अगर कोई एल्डेस्ट मेल मेंबर चला गया तो सर क्या बंद कर दे? नहीं, उसके जस्ट नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेल मेंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक, सपोज पिताजी हैं तो वो बन जाएंगे। बाकी जितने भी पर्सन होते हैं उनको हम लोग को पार्टनर्स कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? को पार्टनर्स, जो साथ में मदद करते हैं। क्लियर? अब इनके हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे? इनके सिस्टम पर बात करेंगे। मिताक्षरा और दया भागा, या दया भागा और मिताक्षरा, 2 सिस्टम चलते हैं। दया भागा जो होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में चलता है, आसाम में चलता है, और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में चलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अलग किया? दया भागा को अलग कर दिया और मिताक्षरा एक अलग चल दिया? पहले बता देता हूँ, ये कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा, और इन 3 जगह को छोड़कर पूरे के पूरे इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? मिताक्षरा सिस्टम चलता है। ये अलग अलग क्यों है? यहाँ पर मेल के साथ फीमेल भी, मेल के साथ फीमेल भी क्या बन सकती है? को पार्टनर्स बन सकती है। मेल के साथ फीमेल भी को पार्टनर्स बन सकती है। यहां पर जो फीमेल का स्टेटस है वो मेल के इक्वल है। कहां पर? वेस्ट बंगाल, आसाम और कुछ पार्ट्स उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ पे मेल और फीमेल का स्टेटस। बाकी जगह पूरे इंडिया में जहां पे मिताक्षरा चलता है वहां पे क्या होता है? ओनली द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बिकम द को पार्टनर्स। मेल मेंबर ही बन सकता है, फीमेल को पार्टनर नहीं बन सकती। तो फीमेल का कुछ भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट, नहीं, उनका जो हस्बैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन है वही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कि 4 ब्रदर्स हैं फैमिली में, मिताक्षरा का एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 ब्रदर्स हैं एक फैमिली में और वो सब मैरिड हैं। उनका मान लीजिए एक एक ब्रदर का 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वाइफ का भी साथ में 25 के अंदर इंक्लूड हो गया। वाइफ का अलग से नहीं होगा। किस सिस्टम में? मिताक्षरा में। लेकिन वही दया भागा होता तो फीमेल का भी अलग होता और मेल का भी अलग होता, फिर वो जैसा फैमिली डिसाइड करे। तो यहाँ पे 2 सिस्टम चलते हैं, दया भागा और मिताक्षरा। मूविंग टू नेक्स्ट, इसके बाद जब आप बात करेंगे फीचर्स की, मैं फीचर्स यहीं पे आपको बताता हूं। सबसे पहले कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर करता रहेगा, इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो क्या होगा? उसको कंटिन्यू करके वो करता बन जाएगा। फॉर्मेशन ये बनती कैसे है? ये बनती है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। इसके तहत आपको आपके HUF को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, रजिस्टर्ड कराना इसके तहत।
क्लियर। इसके बाद आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जो कर्ता होगा और को पार्टनर, दो ही पर्सन है, कर्ता और को पार्टनर। जब नाम ही है कर्ता धर्ता यही है, तो जो कर्ता होगा उसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अगर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी तो उसकी पर्सनल एसेट चली जाएंगी, घर गाड़ी बंगला उसका पर्सनल जो होगा वो चला जाए। को पार्टनर्स की होती है लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने 4 ब्रदर का आपको एग्जांपल दिया, 4 में एक एक का कंट्रीब्यूशन है 25-25%। बेटा 25% ही उनकी लाइबिलिटी है, उसके अलावा वो 1 रुपया नहीं देंगे। एग्जाम्पल रियल से देखते हैं अपन लोग। सपोज देर आर 4 ब्रदर्स, ए बी सी और डी, और यहाँ पे जो ई है वो करता है, ई जो है वो करता है। क्लियर, बोलिए करता है। लॉस आपको कितना हो गया, सपोज मैं एग्जांपल मान लेता हूं, ये जितने भी 4 ब्रदर्स हैं और उनके कौन है, ये फादर हैं, इन सबका कंट्रीब्यूशन 25-25-25% है। 25 तो नहीं लेना चाहिए, हमें 20-20 लेना चाहिए, क्योंकि फिर कर्ता का भी कुछ कंट्रीब्यूशन, तो हम सबको 20 कर देते हैं। जितना भी कंट्रीब्यूशन है सबका 20-20 के हिसाब से 80 हो गया, और 20% इसका हो गया। क्लियर, 20% इसका हो गया। अब मान लीजिए इन लोगों को 1 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। बेटा इनका जितना कंट्रीब्यूशन है 20-20%, ये सिर्फ इतना ही चुकाएंगे, इतना ही चुकाएंगे। इन्होंने अपना 20-20% चुका दिया, पता पड़ा आगे और 10 लाख का लॉस हो गया, और 10 लाख का लॉस हो गया, टोटल आपका हो गया 11 लाख का, टोटल जो हो गया वो 11 लाख का लॉस हो गया। तो आप इसकी जो लाइबिलिटी करता कि वो कितनी, अनलिमिटेड। जहां ये इन्होंने अपना 20-20 दे दिया और ये बोले बस हमने अपना 20 दे दिया, इससे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं और नाम लाइबिलिटी है। अब कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता को ये पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा। वो नहीं चुका पाता है तो उसको उसकी पर्सनल एसेट भी क्लेम करनी पड़ेगी। क्लियर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कर्ता अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की लिमिटेड। क्लियर है। आगे कंट्रोल, कंट्रोल जो रहता है वो पूरा का पूरा किसका रहता है, कर्ता का रहता है। इजी, कर्ता का पूरा कंट्रोल रहता है। माइनर मेंबर, आपको पता है माइनर की एज कितनी होती है, माइनर की, अगर सुनिएगा, माइनर अगर वो पेरेंट्स के साथ रहता है तो उसकी जो एज है वो 18 होती है, 18 तक वो माइनर है। अगर वो पेरेंट्स उसके नहीं है और वो गार्जियन के साथ रह रहा है तो उसकी 21 होती है। तो यहाँ पे माइनर भी मेंबर बन सकता है क्या, मैंने तो बोला था मेंबरशिप बाय बर्थ है। अगर आप बर्थ लेते हो और 1 दिन के बच्चा भी है, अगर उस फैमिली में बॉर्न हो गया, जो फैमिली एचयूएफ चला रही है, वो मेंबर बन जाएगा। क्लियर, तो ये सारे फीचर्स पे हमने आपसे बात करी। आगे जब हम इन्हीं फीचर्स के आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देके रखा है, जो हमने बहुत ईजी वर्ड्स में ऑलरेडी देख लिया। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट आर द मेरिट्स। इस पे जो कंट्रोल रहता है, इफेक्टिव कंट्रोल, वो कर्ता का रहता है। जो आपको मैच होगा कि जो आपने फीचर्स में पढ़ा है वही आपका यहीं पे मेरिट्स में कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कर्ता की डेथ के बाद कौन हो जाएगा, जो सीनियर मेस्ट नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो हो जाएगा वो उसकी पोजीशन ले लेगा। ऑलरेडी डिस्कस, दादाजी चले गए तो पिताजी उसके क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, जो और आगे बढ़ा जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। वो क्या है, लिमिटेड है। कर्ता की अनलिमिटेड है। क्लियर, देखो लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड, इज लिमिटेड। क्लियर। आगे इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब आप जब ऑब्वियसली बात है फैमिली में काम करते हैं तो आपकी लॉयल्टी भी बढ़ जाती है, धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं फैमिली के प्रति, और कॉपरेट भी करते हैं फैमिली में। भले हमारे आज का जो टाइम है न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन अगर फैमिली रहती भी है, भले वो थोड़ा बहुत उनमें मन मुटाव होता है, जब कुछ होता है तो सब साथ में खड़े हो जाते हैं। सो क्या होता है, आपको कॉपरेशन भी फैमिली से बहुत मिलता है। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, उसके बाद लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे अब वो डीमेरिट्स पढ़ेंगे। क्लियर। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला डीमेरिट याद आता हो तो वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज था। ये भी एक फैमिली है, ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती, एक लिमिटेड रिसोर्सेज लगा तो सकती है लेकिन लिमिटेड वे में। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता के पास आपका कंट्रोल भी है, कर्ता के पास आपकी पावर भी है, खैर उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और कर्ता ही पूरा कर्ता धरता है। तो वो क्या करता है, कई बार डोमिनेट हो जाता है, अपने पावर का अब्यूज करने लगता है, मिसयूज करने लगता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, अगर वो मिसयूज करता है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अगर कुछ गड़बड़ी करी तो अब आपकी पर्सनल एसेट भी क्लेम किसकी होगी, कर्ता की। मैं को पार्टनर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, कर्ता का ही सब कुछ होगा, मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है बस उतना ही होगा। इसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का भी डीमेरिट था कि वो ज्यादा मैनेज ही नहीं कर सकते। एक फैमिली है, एक हद तक एक सिटी, एक टाउन, एक डिस्ट्रिक्ट और ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट में कवर कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे पूरे इंडिया में एक फैमिली सिर्फ हम कवर करें, उन्हें फिर हैंड्स बढ़ाने पड़े।
तो यहाँ पे जो मैनेजरियल स्किल होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। अनलिमिटेड तो एक में ही होती है, वो कंपनी में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? सो यहाँ पर हमने आपका देखा, क्या देखा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आते हैं अनदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। एक ऐसी शिप जिसमें कोई पार्टनर्स हैं। ये पार्टनरशिप जो चलता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं इसको और स्पेसिफिक लिख दूं तो इसका नाम है पूरा, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वन ऑफ द एक्ट जो प्री इंडिपेंडेंस बना है 1932, तो इसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिटिशर्स पे जाता है, क्योंकि वो तो 47 में हमारे यहाँ से गए। तो 1932 में यहाँ पे क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस, प्रॉफिट के साथ एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे ही पार्टनर्स बिजनेस करेंगे या कोई एक सबके बिहाफ पे करेगा, वो दोनों को पार्टनरशिप कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी 2 पर्सन, वो आगे हम पढ़ेंगे, मिनिमम 2 पर्सन है, मैक्सिमम 50 है, 100 तक जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 2 पर्सन मिलाकर कोई बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें वो लोग प्रॉफिट और शेयर को इक्वली या जैसा एग्रीड होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? इसके बाद और आगे आते हैं, इसमें हम फीचर्स पे बात करते हैं। इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, इसका जो फॉर्मुलेशन, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन प्रॉफिट्स पे बात करते हैं, और यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट सजेस्टिव रहता है एक्सपर्ट के द्वारा, इट शुड बी रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स में कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो इन केस उसके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो फॉर्मुलेशन होता है। इसके बाद जो लाइबिलिटी होती है, सारी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सारी पार्टनर्स की क्या होती है? अनलिमिटेड। अगर मैं प्रीवियसली से बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड था, जॉइंट हिंदू में कर्ता का अनलिमिटेड, को पार्टनर्स का लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, जितने पार्टनर्स सबने अगर नहीं चुकाया तो सबकी पर्सनल एसेट क्लेम होगी, सबकी पर्सनल एसेट। इसके बाद रिस्क बेयरिंग, जैसे जैसे उनका वो रहता है, रिस्क तो वैसे सभी को बेयर करनी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 2 पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 60-40। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक का 60% है और एक का 40 है, तो रिस्क फर्स्ट वाले की 60% होगी और सेकंड वाले की 40% होगी। 1 लाख का लॉस हुआ है तो रिस्क 60 वाले की 60,000 होगी और 40 वाले की 40,000 होगी। और कहा भी जाता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जब रिटर्न अच्छा होगा तो इसको 60% मिलेगा और इसको 40 मिलेगा। जब रिस्क होगी या लॉस होगा तो इसको ज्यादा बेयर करना पड़ेगा और इसको कम बेयर करना पड़ेगा। रूल एक ही है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क चलो। अब बहुत सारे पर्सन होते हैं, जैसे मेरे जैसा पर्सन, वो कम रिस्क लेना पसंद करता है, भले रिटर्न कम मिले लेकिन रिस्क कम। कई बोलते हैं नहीं, रिस्क लेंगे, तो फिर रिस्क में क्या होता है, कई बार अच्छा भी ले लेते हैं और कई बार लॉस भी हो जाता है। क्लियर? इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग बता दिया। कम टू नेक्स्ट, दैट इज डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल रहता है वो सबकी कंसेंसस से होता है। वो सबकी किससे होता है? कंसेंसस मतलब म्यूचुअल कंसेंट से होता है। म्यूचुअल कंसेंट मतलब 4 पार्टनर हैं, कोई भी डिसीजन लेंगे तो चारों की मुझे म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। म्यूचुअल का मतलब होता है चारों उस पर एग्री करें, म्यूचुअली। जैसे वो होता है ना फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपका भी और मेरा भी म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड, वैसे हम लोगों की कंसेंट क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एक कोई और बोल रहा है और 3 कुछ और बोल रहे हैं, दैट इज नॉट अ म्यूचुअल कंसेंट। इसके बाद कंटिन्यूटी, एक के पार्टनर के जाने के बाद, एक के पार्टनर चाहे वो डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो एक पार्टनर के जाने के बाद दूसरा उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट इफ देयर आर 4 पार्टनर्स, एक के जाने से पार्टनरशिप रहेगी। लेकिन जब 2 ही पार्टनर थे और एक चला गया तो एक का पार्टनरशिप कैसे करेगा? एक के लिए तो पार्टनरशिप की मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। देयर शुड बी 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टनर्स आ गए हमारे पॉइंट पर। सबसे पहले मिनिमम कितना चाहिए? 2 पार्टनर चाहिए। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 50, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आप इस 50 को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेते हो तो मैक्सिमम 100 तक पहुंचा सकते हो, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो बहुत एक्सेप्शन केस में होता है। म्यूचुअल एजेंसी, जो भी आप काम करेंगे वो म्यूचुअली काम करेंगे। यहाँ पे हर एक पार्टनर, हर एक का क्या होता है, वहां पे हर एक पार्टनर जो होता है, जो हर एक पार्टनर होता है वो हर एक का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। यहाँ पे वो
हाइड हो रहा है। हर एक पार्टनर एक एक दूसरे का एजेंट भी होता है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट का मतलब अगर एक पार्टनर मुंबई में और दूसरा पार्टनर इंदौर में है, तो अगर जो मुंबई वाला है उसका मैं एजेंट हूँ, आज कैसे हूँ, उसके बिहाफ पे मैं प्रेजेंट करूंगा। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या है, प्रिंसिपल है। वो अगर मेरा प्रिंसिपल मतलब अगर मुझे कोई कहीं प्रेजेंट करना है और वो कर रहा है तो ही इज द प्रिंसिपल ऑफ माइंड। तो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, दोनों है। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज मेरिट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है, इजीली फॉर्मेशन हो जाती है और इजीली क्लोजर हो जाती है। ये वर्ड आपको तीसरी बार आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फॉर्मेशन एंड क्लोजर था, एचईएफ में भी फॉर्मेशन करके था जब आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा, और यहाँ पे भी फॉर्मेशन क्लोजर है। इन पॉइंट को मैं आलू पॉइंट बोलता हूँ। आलू मतलब जो कॉमन होते हैं, जैसे आलू को कोई भी सब्जी में डालो तो सब्जी बन जाती है। ये पॉइंट जहां यूज करेंगे वहां बन जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेशन क्लोजर चलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो फॉर्मेशन क्लोजर, और पार्टनरशिप में फॉर्मेशन एंड क्लोजर जहां करेंगे। एक आपका लाइबिलिटी वाला पॉइंट होता है, वो आगे आएगा। लाइबिलिटी वाला भी हर जगह है। लाइबिलिटी को वहां पे डाल दीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, उसके बाद आपके एचईएफ में डाल दीजिए, वहां पे आपका कर्ता अनलिमिटेड और यहाँ पे डाल दीजिए अनलिमिटेड। तो ये कॉमन पॉइंट है, आलू पॉइंट है। क्लियर। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे किसी का भी सिंगल डिसीजन का पावर नहीं होता। यहाँ पे सभी को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस तरीके से आपको डिसीजन देना है। इसके बाद मोर फंड, जैसे आपको वैसे इसको सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं, हम लोग इसको एमबीए में पढ़ाते हैं। सिनर्जी इफेक्ट मतलब जहां पहले 1 था, सोल प्रोप्राइटरशिप 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1+1 क्या हो गया, 11। वैसे 1+1 2 होता है, लेकिन एक और एक मिलके क्या होता है, ज्यादा फंड हो जाता है, तो उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं 11 से। जैसे एक पहले अपना बिजनेस कर रहा था, उसने एक और को पार्टनर बना दिया, तो दूसरा वाला भी तो पैसा लेकर आएगा ना। सो 1+1 बिकम 11। मोर फंड, ज्यादा पैसा आ जाता है इसमें। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी जो होता है वहां पे अगर आपको याद हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था सोल रिस्क बेयरर, अकेला रिस्क बेयर करने वाला। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या हो गई, शेयर हो गई, बढ़ गई। आज जो लॉस 1 लाख का मैं ही अकेला बेयर करता था, आज भी 1 लाख का हुआ, लेकिन 50 वो कर रहा है, 50 मैं कर रहा हूँ, 50,000। तो रिस्क भी कम हो गई, शेयर हो गई। इसके बाद सीक्रेसी, हम दोनों ही हैं या 4 पार्टनर है, हम चारों में सीक्रेसी रहती है। सीक्रेसी मतलब जो भी बिजनेस के हमारे सीक्रेट्स हैं वो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में बीच में रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। ये सारे आपके मेरिट्स हैं, दीज आर सम कॉमन पॉइंट। लेकिन जहां मेरिट है वहां डीमेरिट भी है। सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही डीमेरिट था। 3 आपके लिमिटेड थे और एक आपका लिमिटेड था, वहां पे ट्रिक के साथ याद कराया था। क्लियर। इसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर पार्टनर एक भी चला गया, मैं पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता। 2 ही पार्टनर थे, एक चला गया तो एक को, 4 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज, बेटा 2 भी या 4 भी कितने पैसा लगा पाएंगे, एक लिमिटेड ही लगा पाएंगे, अनलिमिटेड तो नहीं लगा सकते। सो दे शुड बी लिमिटेड रिसोर्सेज। आप यहाँ पे देख लीजिए अनलिमिटेड, देन अगेन लिमिटेड। अगर आपको याद हो, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट है, और ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप में, बस ये थोड़ा सा अलग है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक जो होती है वो पार्टनरशिप में थोड़ा कम बिलीव करती है, क्योंकि पार्टनरशिप जनरली जो बनती है वो फ्रॉड्स के लिए भी बनती है, कि 2 जनों ने मिलकर कहीं स्कैम कर लिया, लूट कर ली, कहीं पर बैंक को पूरा का पूरा थेफ्ट हो गया, बैंक थेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पार्टनरशिप पे कम करती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो आपका पार्टनरशिप है थोड़ा सा एक्सटेंटिव है। मैं इसको टाइप्स ऑफ पार्टनर को आपको यहाँ से समझाता हूँ। अगर ये चार्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, ये चार्ट में बहुत सारी इजीली चीजें, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेटमेंट भी बनाना है। 4 पैरामीटर पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा होता है मैनेजमेंट में कौन आएगा। तीसरा होता है प्रॉफिट और लॉस कौन शेयर करेगा, लाइबिलिटी किसकी कैसी रहेगी। ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट, इनको एक साथ याद कर लीजिए। मैं पैसा लगाऊंगा और मैनेजमेंट में भी आऊंगा, मैं पैसा लगाऊंगा और मैनेजमेंट में भी आऊंगा। तीसरा जो होता है प्रॉफिट और लॉस भी लूंगा और प्रॉफिट लॉस के साथ लाइबिलिटी में भी आऊंगा। अब देखते हैं कि चारों में से क्या करता है। पहला होता है आपका एक्टिव पार्टनर। मैं बता दूं एक्टिव पार्टनर चारों करता है, पैसा भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, और लाइबिलिटी हो गई तो इसकी अनलिमिटेड भी होगी। देख लीजिए, कंट्रीब्यूट कैपिटल, कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा, और उसके बाद लाइबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। क्लियर। पैसा भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, और लाइबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड होगी। क्लियर। इसके बाद आते स्लीपिंग,
स्लीपिंग, नाम इसका स्लीपिंग है, एक्चुअली ये स्लीपिंग नहीं होता, सोता नहीं रहता है, सोता रहता तो पार्टनर कैसे बनता। स्लीपिंग का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट कैपिटल, देख लीजिए कंट्रीब्यूट कैपिटल लगाएगा, पैसा लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं पैसा लगाने को तैयार है लेकिन काम करने नहीं आएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है। मान लीजिए आप सब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमारे पार्टनर, मैंने कहा मैं पैसा लगाने को रेडी हूँ लेकिन मैं मैनेजमेंट वगैरह में नहीं आऊँगा, काम मेरे पास बहुत काम होता है, पैसा ले जाइए जितना ले जाना है। सो उनको क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, उनको क्या कहते हैं, स्लीपिंग। देख लीजिए कंट्रीब्यूट कैपिटल, कंट्रीब्यूट कैपिटल, लेकिन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डज नॉट पार्टिसिपेट इन। और पैसा लगाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा लेगा और लाइबिलिटी भी उसके अनलिमिटेड होगी। मतलब ऊपर वाले से सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट है और यहाँ पे डज नॉट है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। क्लियर, क्लियर। थर्ड पर आते हैं सीक्रेट। सीक्रेट क्या करेगा पहले बताता हूं। पैसा लगाएगा, पैसा जो लगाए, जो जिसने कंट्रीब्यूट करा कैपिटल, उसका हिस्सा प्रॉफिट और लॉस में होगा ही होगा, ये ट्रिक याद कर लीजिए। जिसने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट और लॉस, आप पैसा लगाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी प्रॉफिट और लॉस से, डेफिनेटली रहेगी। सो हुएवर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल does have expectation or does have contribution in the profit and loss itself. क्लियर। लेकिन ये सीक्रेट है, सीक्रेट का मतलब सीक्रेट पार्टनर है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट सीक्रेटली, बट सीक्रेटली, सीक्रेटली आएगा चुपचाप, किसी को पता नहीं चले। ये कौन लोग होते हैं, इनके पास भी पैसा बहुत होता है लेकिन ये अपना नाम फ्रंट में नहीं लाना चाहते, वरना लोगों को अच्छा ये भी काम कर रहा है क्या, सीक्रेटली चुपचाप वो बैक एंड पे खड़े रहते हैं, बोलते हैं आगे आप आओ। क्लियर है। और लाइबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है। मैं कहता हूं, अभी तक बता देता हूं क्योंकि ये पूरा अलग अलग है। ये तीनों, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में जो फर्क है वो सिर्फ पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट का ही है। ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों भी एक जैसे हैं और ये तीनों भी एक जैसे हैं। एक पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में एक्टिव, एक सीक्रेटली पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जिसको हमने स्लीपिंग में पढ़ा सेकंड नंबर पर। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर। अब आते हैं नॉमिनल पार्टनर पर। अब आते हैं नॉमिनल पार्टनर पर। अच्छा सर, अगर हमें लिखने के लिए आ गया तो हम लिखेंगे कैसे, ये तो बताइए। आपने तो सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट बता दिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे आ गया एक्टिव पार्टनर के लिखने के बारे में, पहले बता देता हूँ फिर बात करेंगे। एक्टिव पार्टनर इज द वन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव पार्टनर इज द वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल and who participate in the management, full stop. It is also having a share in the profit and loss, and it is having a liability, it is having a unlimited liability, या he is having a unlimited liability। आप चारों पॉइंट को कंबाइन कर दीजिए, आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। कैसे बताता हूं अभी, एक मिनट रुकिए बस। आ गया, एक्टिव पार्टनर इज द वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कंट्रीब्यूट कैपिटल, participate in the management, second point, share its profit and losses, third point, liable to unlimited extent of the creditor of the firm, liability unlimited। चारों पॉइंट को मिला दिया, मेरा पॉइंट बन गया। सेकंड बोलते हैं स्लीपिंग, स्लीपिंग में सब कुछ था लेकिन डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट था। थर्ड, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, does not take in the day-to-day activities of the business are called sleeping partner। Rest contribute capital, share in profit and loss and unlimited liability। आपने सिर्फ 4 की पॉइंट्स कर लिए, आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। सिर्फ उस चारों को मिला के आप समझ लीजिए वो चारों आपके मोती हैं, उनको आपको एक माला बनाना है, बस उनको मिला देना है तो आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। सीक्रेट पे भी आ जाते हैं। इज द पार्टनर हु एसोसिएटेड विद द फर्म अननोन, सीक्रेटली पार्टिसिपेट कर रहा है, कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, सब कुछ आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब इनका जो मेजर कंसर्न है वो सिर्फ इतना इतना है, वो सिर्फ कितना कितना है, वो सिर्फ आपका कितना कितना है, वो सिर्फ आपका इतना इतना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ देख लीजिए, सेम सेम और सेम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल पार्टनर आपको बता देता हूं। नॉमिनल पार्टनर के लिए कहानी सुन लीजिए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब नॉमिनल पार्टनर पे जब आगे मैं बात करता हूं, आपको भी पता है, मान लीजिए मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने बैंक के पास गए, बैंक ने कहा तुम लोग को कौन जानता है, मैं तुम्हें लोन देके रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हम, मेरे जो फादर हैं वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो हम लोगों ने बोला क्यों ना फादर को बोला जाए, और फादर को अगर हमने बता दिया कि ये पार्टनर हैं तो हमें इनके नाम से लोन मिल जाएगा।
फादर के पास हम गए, दो केसेस हैं, दो केसेस। फादर के पास गए, फादर बहुत अच्छे रिच पर्सन है, हम लोगों ने अपना एक स्टार्टअप करने का सोचा है। फादर के पास गए, उन्होंने कहा चलो मैं भी बैंक में चलता हूँ, लेकिन मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां बोल दूंगा कि मैं पार्टनर हूँ, तो मेरे कहने मात्र से तुमको लोन मिल जाएगा। जो सुनिएगा, फादर गए हमारे साथ, फादर ने अपने वर्ड से मैनेजर को कहा, मैनेजर जानता था उनको, फादर ने कहा मैं भी इनके फर्म का पार्टनर हूं। जैसे ही उन्होंने कहा सर कितना लोन चाहिए, ले जाइए। ये वाला जो जब कोई पर्सन पार्टनर नहीं है लेकिन खुद के वर्ड से ये प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है, वो होता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। वो कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। दोज द पर्सन हु बाय हिज ओन वर्ड्स एंड द डीड्स pretend that he is the partner of this partnership firm is known as partner by estoppel। लेकिन दूसरा केस, फादर चले लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जब उनको बोला गया कि ये भी पार्टनर है, मैंने ही बोला कि सर ये भी पार्टनर है, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन बोले जाने पर मना नहीं किया। उसे क्या कहा जाता है? पार्टनर बाय, उसमें हाइड हो रहा है, दैट इज होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय कौन? वहां पे क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वहां पे क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर? जो खुद के वर्ड से बोले कि मैं पार्टनर हूं, पार्टनर बाय एस्टोपल। जो खुद के वर्ड से नहीं बोले लेकिन वो उसको बोलने पर वो मना भी नहीं करे, खामोशी का मतलब हाँ हमने बोला और उन्होंने मना भी नहीं किया, वो होता है होल्डिंग आउट। क्या मुझे बताइए, दोनों ही केस में फादर ने लगाया क्या? पैसा लगाया है, डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। ये एक्चुअली नॉमिनल पार्टनर एक अलग से नहीं होता, नॉमिनल पार्टनर के टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एस्टोपल और दूसरा टाइप होता है होल्डिंग आउट। उन्होंने पैसा लगाया क्या इस कहानी में? नहीं लगाया। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट थे? क्या मैनेजमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया? नहीं, वो तो सिर्फ बैंक चले थे हमारे साथ, हमारे कामकाज थोड़ी ना देखते थे। मुझे बताइए, क्या हमको कुछ फायदा होगा तो हम उनको प्रॉफिट देंगे क्या कुछ? नहीं, वो तो सिर्फ बोलने गए थे। डज नॉट, सब में देख लीजिए, डज नॉट और डज नॉट। क्लियर? लेकिन अगर कुछ हो गया और हम लोगों ने नहीं दे पाया, क्या बैंक मैनेजर उनके ऊपर नहीं रखेगा कि आप भी तो आए थे? बस उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैंने इसलिए ये तीन एक साथ कराए क्योंकि तीन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इनमें इसमें फर्क है। और इसलिए दो एक साथ कराए कि दोनों का सब कुछ पूरा का पूरा सेम है, बस अनलिमिटेड है। यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, बस ये खुद के वर्ड से बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये खुद के क्या बोलते हैं? वर्ड से बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ड्स यूज नहीं करते, लेकिन उनको बोला जाता है तो वो डिनाई भी नहीं करते। डज नॉट डिनाई अपॉन कॉलिंग, डज नॉट डिनाई, अगर उनको कॉल किया जाता है तो वो डिनाई भी नहीं करते। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया। तीन एक साथ करिए और फिर दो एक साथ करिए। नॉमिनल पार्टनर कोई होता नहीं, और अगर होता भी है तो आप देख लीजिए ये तीनों का सब कुछ सेम जा रहा है। क्लियर है? इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट। अगर ये चार्ट किया तो फिर ये करना बहुत आसान, बस आप उनके कीवर्ड्स को मैच कर दीजिए, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर? देख लीजिए एक बार, नॉमिनल पार्टनर की बात है, नॉट अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो क्या होता है? सेव्स हिमसेल्फ, और वो खुद के रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हिज और ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर से वो बता देता है कि मैं उसका पार्टनर हूँ। एस्टोपल वैसे वो होल्डिंग आउट, और एस्टोपल वो नीचे हो गया, ये खुद के वर्ड से बताता है और ये खुद के वर्ड से नहीं बताता। क्लियर है? ऑलरेडी डिस्कस्ड, इजी। आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर तो वैसे हो गया, सॉरी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पर आते हैं। कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। सम आर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन के बेसिस पे होती है। ड्यूरेशन मतलब उसके मैं कहता हूं पीरियड ऑफ टाइम पर होती है। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है आपकी इच्छा। हम दोनों पार्टनर है, 5 साल काम किया, 5 साल बाद मन किया नहीं अब नहीं करना, नहीं करना, उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि हम जो पार्टनरशिप करें वो कौन से टाइप की है। पार्टनरशिप एट विल, जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन से बंद कर देंगे। विल मतलब आपकी इच्छा। सेकंड होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो क्या होती है? वो आपकी जो होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। वो क्या होती है? प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। मैं आर्किटेक्चर हूं या इंजीनियर हूं और मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनरशिप करी कि अपन दोनों को मिलकर ये एक फ्लाईओवर बनाना है। जिस दिन फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ उस दिन हमारी पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप दैट इज डिपेंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, काम खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? इसके बाद लाइबिलिटी के बेसिस पर आते हैं। एक होती है जनरल। जनरल में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जनरल में क्या होती है? सारे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये जनरल पार्टनरशिप जो होती है
ये इंडिया में पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन पता है लोगों को क्या प्रॉब्लम आने लगी? लोगों को ये प्रॉब्लम आने लगी, हम 4 पार्टनर हैं, अब मान लीजिए एक ने गलती करी तो जनरल क्या कहती, सबकी क्या है, अनलिमिटेड, हम चारों के चारों जाते थे। हमने बोला एक काम करिए, ये मेन है, ये अपनी हर कुछ चलाता है, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं LLP 2008। ये एक्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक जो मेन पार्टनर होगा उसकी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। ये HUF वाले कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। कर्ता की अनलिमिटेड थी, बाकी सबकी लिमिटेड थी, जितना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हम फिर 5 पार्टनर हैं, हम फिर 5 पार्टनर, मेन जो है उसकी 50% है, मेन जो है उसकी 50% है, बाकी सबकी कितनी है, 12.5, 12.5 आपकी 12.5%। उसके बाद फिर दूसरे वाले थर्ड की भी 12.5 और फोर्थ की भी कितनी है, 12.5, और मेन वाले की कितनी है, अनलिमिटेड है, उसका 50% का PSR है। तो क्या होगा, जो मेन होगा उसकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, बाकी सबका जितना जितना कंट्रीब्यूशन है उनका उतना कैपिटल होगा। क्लियर? इसे कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके लिए एक्ट जो निकला वो कौन सा निकला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ा जाता है। मैंने बहुत अच्छे से पार्टनरशिप एट विल बता दिया, पर्टिकुलर बता दिया। देख लीजिए, प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एनी एक्टिविटी, बिल्डिंग खत्म हुई, पार्टनरशिप खत्म। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ा जाता है जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड। पार्टनरशिप डीड, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। क्या होता है, पार्टनरशिप जो होती है वैसे तो ओरली भी होती है, लेकिन सजेस्टिव होती है कि आप लोग उसको क्या करें, रिटर्न में कर लें। जो पार्टनरशिप डीड होगा उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। नाम क्या है आपकी फर्म का, पार्टनरशिप डीड, मैंने वर्ड बोला, डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। हम जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। मैं बता तो पाऊं, अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया इन केस फ्यूचर में, नाम क्या है मेरी फर्म का, क्या नेचर है, क्या लोकेशन है, कितने समय का हमारा बिजनेस है, 5 साल 10 साल या कुछ भी, इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है, आपने 5 लाख किया है, मैंने 10 लाख किया, जो भी किया है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्प्यूट हो गया तो उसकी मेथड क्या है, आर्बिट्रेशन से करोगे, कोर्ट जाओगे, कैसे जाओगे, ये सारी मेथड। प्रोसीजर क्या होगा, अगर आपको फर्म को डिसॉल्व करना है तो डिसोल्यूशन। उसके बाद IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसके आज हमने जर्नल एंट्री भी देखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कैसे करोगे, सैलरी कैसे करोगे, और आपके ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्या रहेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। क्लियर? इसके बाद और आगे बढ़ा जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। रजिस्ट्रेशन आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, अपनी पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ती है नाम के साथ, किसको देनी पड़ती है, रजिस्टर ऑफ द फर्म्स के साथ आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फोरमोस्ट और इंपॉर्टेंट थिंग होता है, अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 साल से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वैसे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, लेकिन ना कराने पे नुकसान क्या है वो भी सुन लीजिए। वैसे ऑप्शनल है, लेकिन ना कराने पे नुकसान क्या है बेटा, नुकसान जो है, द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। अगर एक पार्टनर के साथ गलत हुआ तो वो दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकता, या पूरी फर्म के खिलाफ पे केस नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे साथ गलत हुआ, 3 पार्टनर और है, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट इन तीनों ने गलत करा, बोले आप कौन हो, मैंने कहा मैं पार्टनर हूँ, बोले आपकी पार्टनरशिप कहाँ रजिस्टर्ड है, मैंने कहा रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। तो फिर बोला हम आपको जानते हैं, जब हमारे रिकॉर्ड में आपकी पार्टनरशिप नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो पार्टनरशिप है। बोला मैंने ओरल बनाई थी, बोला क्या प्रूफ है ओरल का। तो क्या होना चाहिए, ये मैं क्या बता रहा हूँ, नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नहीं कराओगे तो क्या नुकसान, करा ली होती तो मैं बता सकता था ना पार्टनरशिप डीड, ये हमारे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो पहला, पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ नहीं कर सकता, और पार्टनर फर्म के खिलाफ पे नहीं कर सकता। गॉट इट? गॉट इट? इसके बाद, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। मैं किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी मतलब किसी एक्स पर्सन ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मैं बोलता हूं कि सर उसने फ्रॉड कर, बोला आप कौन, मैंने कहा मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, पार्टनर हूं मैं उसका, बोले कहाँ है हमारे रिकॉर्ड में, तो वो उसके खिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरे खिलाफ क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो मेरे खिलाफ कर सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं कर सकता। क्लियर? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, वो मेरे खिलाफ कर सकता है। द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर। जो पूरी फर्म है वो किसी पार्टनर, एक पार्टनर ने फर्म के साथ गड़बड़ी करी, पहले केस में मेरे साथ फर्म ने गड़बड़ी करी थी, अभी फर्म के साथ मैंने अकेले ने गड़बड़ी कर दी, और फर्म गई, 3 पार्टनर गए बाकी के, बोले ये इसने हमारे साथ गलत करा, बोले आप कौन हो 3, बोले हम पार्टनर हैं, बोले पार्टनरशिप डीड का है। जब आपके पास हमारा रिकॉर्ड नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। रिकॉर्ड बहुत जरूरी है,
क्लियर? तो ये 3 चीजें आपको क्या बोला कि पार्टनरशिप फेम क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज लिखे, पार्टनर में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इन विच द फर्म इज सिचुएटेड, जिस स्टेट में आप हैं वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो ये 3 आपको नुकसान बताए हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन कराने पे, नहीं कराने पे आपको क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। क्या प्रोसीजर है? वैसे प्रोसीजर हट चुका है बट फिर भी एक ब्रीफिंग के तौर पे हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, फीस डिपॉजिट करिए और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अगर आपको याद आता हो, फी मेरिट का पहला पॉइंट था ईज इन फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसानी से बना सकते हो और आसानी से क्लोज कर। तो आसानी से कैसे? एप्लीकेशन सबमिट करी, पैसा भरा, रजिस्ट्रेशन मिला। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ आप जरूर रीड कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत आसान है, नाम क्या है, लोकेशन क्या है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्लियर? इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फिर हम लोग अभी इसके आगे वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में ही देखेंगे।